वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, हम लोगों ने अपने जो सीजी पीएससी का जो पेपर 4 है उसकी क्लासेस हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। इसके अंदर हमें साइंस, टेक और मैथ्स है ना, बहुत सारे इसके अंदर जो सब्जेक्ट है उनको देख रहे थे। ओके, तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने दोस्तों अपना जो केमिस्ट्री वाला पार्ट था, ओके, तो उसको हमने स्टार्ट किया था और उसे काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हमने देख लिए थे। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज हमारा जो मतलब कि लेक्चर होने वाला है, ठीक है, तो आगे का हमारा जो मतलब लेक्चर होने वाला है वो है हमारे पास आज जो है अधातुओं का। क्या है? अधातुओं का। तो उसको हम देखते हैं। और आज ये जो आपका मतलब कि मेटलर्जी है, धातु अधातु, पूरा चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा और आने वाले टाइम में हम फिर आपके जो फिजिक्स का टॉपिक है उसको यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपके लिए एक पहले से जो चीज़ों को प्लान करके रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए अधातु लिखी मैंने। ठीक है, अधातु यानी कि नॉन मेटल। अब देखो अधातु होता क्या, पहले इसको समझते हैं। देखो अधातु वो होती हैं जो धातुएं नहीं होती हैं। बहुत ही सिंपल हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। ओके, अगर इस वाले पीरियोडिक टेबल को आप देखें ध्यान से, ठीक है, इस वाले पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो आप पाएंगे यहाँ पे देखिए ये जो है, आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे दो हैं चीज़ें। ठीक है, ये एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है। आई बस समझे? तो ये अलग अलग ग्रुप होते हैं। ये अपना क्या है, पीरियोडिक टेबल। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। बिना आवर्त सारणी के आप रसायन को पढ़ ही नहीं सकते, है ना। आप जो रसायन को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या, मतलब पीरियोडिक टेबल। अब ये जो ऊपर के आपको दो दिख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इस बीच वाले को बोलते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और इसको बोलते हैं दोस्तों एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये जो एस है और जो डी है ये कैसे होते हैं, ये धातुएं होती है, ये होती हैं आपकी धातुएं। ठीक है, और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है इसमें अधातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और प्लस इसके अंदर उपधातुएं भी, हम देखेंगे सबको, उपधातुएं भी हैं। आई बस हैं। तो ये आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। सर आपने इसको नहीं बताया, आपने इसको नहीं बताया, तो ये जो है इनको बोलते हैं दोस्तों एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर रेडियो सक्रिय धातुएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमने ये मतलब कि पीरियोडिक यानी कि टेबल को डिटेल में यहाँ पे समझा। ओके, सो आइए अब जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉन क्या बोलते हैं कि मेटल्स हैं उसको देखो। तो यहाँ पे देख सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट कि आवर्त सारणी में 13 से, है ना, 18 समूह में दई और ये जो है तत्व उपस्थित होते हैं। कैसे? इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, सो ये मैंने आपको समझा ही दिया पहले से। अगर आप इसको क्या बोलते हैं कि मतलब कि ग्रुप वाइज बांटना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अब देख पाएंगे, देखिए ये आपका कौन सा हो गया, पहला ग्रुप, ये हो गया दूसरा ग्रुप। ठीक है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यहाँ पे 10वां, 11वां, 12वां। देखो ये 13, ये 14, ये 15, 16, 17 एंड 18। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, अगर पीछे जाएं इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 18 मतलब कि 13 से 18, मतलब देखें यहाँ इसकी बात चल रही, 13 से और ये 18। तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ना, तो इस वाले जो है पोर्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु। ठीक है, और ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है दोस्तों? ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ये ब्लॉक एलिमेंट है दोस्तों? यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट है। आई बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ लिखी हुई है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के जो है तत्व होते हैं, अभी तक इसमें 22 जो तत्व खोजे जा चुके हैं और हाइड्रोजन इसका जो अपवाद है जो कि एस ब्लॉक में होता है। कैसे? देखो यहाँ पे आओ,
ये जो हाइड्रोजन है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होना तो चाहिए पी ब्लॉक में, लेकिन ये अपवाद है, ये कहाँ रहता है, एस। क्यों पी ब्लॉक क्यों बोल रहे सर? ये जो गुण है ना, वो पी ब्लॉक से भी मिलते हैं और एस ब्लॉक से भी मिलते हैं, और इसलिए इसको लेकर अपवाद है, ठीक है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे एस ब्लॉक में रखा हुआ है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट है उनको एक बार देख लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे आप देखें अगर जो है दोस्तों, तो इस वाले पॉइंट को अगर आप यहाँ पे समझें तो सबसे पहले क्या है हमारे यहाँ पे, बोरॉन। क्या है, इसको बोलते हैं बोरॉन। फिर ये क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। यहाँ पे है क्या बोलते हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्सेनिक, यहाँ पे आर्सेनिक है, यहाँ पे सिलेरियम, फिर यहाँ पे हमारे पास बोरॉन, और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि क्रिप्टन है, ओके। इसी तरह से टेलोरियम, आयोडीन, जेनॉन, एस्टाटीन, और यहाँ पे रेडॉन। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है दोस्तों, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अधातुएं बोलते हैं। आई बात समझ में? सर आपने तो हमें पूरा बताया था, आपने तो यहाँ पे इन सबको बताया था। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट भी होते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। हमारा काम सिर्फ इतने से है, हमारा काम सिर्फ इतने से, ठीक है। इसको और हम देखेंगे कि और बाकी ये कौन है, बाकी ये लोग कौन है, इन सबको देखेंगे। बट अभी अभी हाल फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पे, ओके, सो ये इस तरह से होते हैं। आई बात समझ में? आई। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब देखिए एक अलग से हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई है दोस्तों, ये क्या है, उपधातुएं। ध्यान रखेंगे, वो थी अधातुएं, ओके। वो जो पिछले हमने यहाँ पे जो स्लाइड देखा, यहाँ पे हमारे पास थी अधातुएं, नॉन मेटल, और ये क्या है, उपधातुएं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, और इसका पहला पॉइंट है, बोरोन से एस्टाटीन के विकर्ण में होते हैं। ये देखिए, बोरोन से एस्टाटीन के विकर्ण में होते हैं। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए फिर से अपने पीरियोडिक टेबल में आते हैं और थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये बोरॉन है, ठीक है। तो बोरॉन से और एस्टाटीन कहाँ पे हमारे पास, अगर इसको देखेंगे आप, तो ये हमारे पास एस्टाटीन है। ये रहा बोरॉन और ये रहा एस्टाटीन। इसके जो है विकर्ण क्या होता है, ये मान लो स्क्वायर है, इसको बोलते हैं विकर्ण, यानी कि डायगोनल। तो इसके जो है डायगोनल में ये इस तरह से, अगर आप देख पा रहे हैं, इनको अलग रंग से दिखाया ही गया है। ये देखिए आप, इनको अलग रंग से दिखाया गया है ना यहाँ पे, मतलब बैगनी कलर से, मतलब कि लाइट जो है लेवेंडर जो है कलर से, इसको बोलते हैं दोस्तों उपधातुएं। इनको क्या बोलते हैं, उपधातुएं, ठीक है। आइए बस समझ में। तो इसको याद करने की जो है मतलब कि ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, भोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा सब जिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, भोले शंकर, है ना, भोले शंकर ऐसी यहाँ पे, ओके, भोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा सब जिए प्रभु, ठीक है। तो भोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा सब जिए प्रभु, ठीक है। फिर से बोलते हैं, भोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा सब जिए प्रभु। तो ये इसकी क्या है, ट्रिक है, हमको इसे इस तरह से याद रखना चाहिए। इसको अपन उपधातु बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, सिलिकॉन, फिर यहाँ पे है जर्मेनियम, है ना, फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है आर्सेनिक है, फिर यहाँ पे आपका एंटीमनी है, फिर जो है टेलोरियम है, फिर पोलोनियम, फिर यहाँ पे एस्टाटीन, ओके। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इनको बोलते हैं उपधातुएं, ओके। इनको हमने यहाँ पे समझा। आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उपधातुएं के नाम लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आए, तो जो आपका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे जो है लिखा है, ये जो है रेखा, मतलब जो रेखा धातुओं और अधातुओं को अलग करती है, उसको बोलते हैं स्टेयर स्टेप बोलते हैं। तो ये आपकी जो है जनरल मतलब की जानकारी थी, ये मैंने बता दी। अब देखिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, इसमें लिखा है, इसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो ये उपधातु होते हैं, इसमें धातुओं की और प्लस अधातुओं दोनों की क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी या गुण पाए जाते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी है। अब देखिए, भोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा सब जिए प्रभु, तो ये भी हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। आई बात समझ में? अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और आगे का हमारा टॉपिक है कि इनके सामान्य गुण क्या होते हैं, किसके, उपधातुओं का। अब देखिए, ये अधातुओं का चैप्टर यहाँ पे देखा जाए तो अधातुएं में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उपधातुओं के बारे में भी आपके सिलेबस में मेंशन किया है।
तो उसे भी थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमें अधातु तो डिटेल में पढ़ना ही। ओके, सो ये क्या था कि मतलब कि छोटा सा टॉपिक था, इसको हमें देखना था, तो इसको हम फटाक से यहाँ पे जो है देख लेते हैं। और ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो उपधातु इनके सामान्य गुण क्या है, सामान्य गुण यानी कि उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि ये धातुओं के जो है तरह दिखते हैं लेकिन व्यवहार अधातुओं के जो है तरह करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे बोला ही था, क्या बोला था कि इनके दो प्रॉपर्टी होती है। कैसे? अब देखिए इस वाले स्लाइड में अगर आए तो जो उपधातु होती है वो धातुओं और अधातुओं दोनों की ही प्रॉपर्टी को कैरी करती हैं। आई बात समझ में? तो वही चीज ये बोल रहे हैं, ये धातुओं की तरह दिखते तो हैं लेकिन वो व्यवहार अधातुओं की तरह करते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे जो है भौतिक इसके जो है गुणों की बात कर लेते हैं। तो भौतिक गुणों के अंदर देखें ये भंगुर होते हैं। अब देखो भंगुर क्या होता है? भंगुर का मतलब होता है कि अगर आप इसको हथौड़े से पीटेंगे ना तो ये मतलब बिखर से जाएंगे, टूट जाएंगे। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो आपने जो है नमक अगर देखा होगा, अगर आज एक काम करो, आपने नमक नहीं देखा तो आपने मतलब फिटकरी देखी होगी। तो अगर यहाँ पे फिटकरी का इस तरह से मतलब कि एक मतलब कि गोला सा ऐसा होता है, इस तरह से अगर इसमें हथौड़ा मारेंगे, हथौड़ा मारते से पूरी तरह से टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। या फिर आप जो है नमक का जो है बड़ा सा ढेला लेंगे, उसमें हथौड़ा मारेंगे तो पूरे से टूट जाएगा, यहाँ वहाँ जो है बिखर जाएगा। इस तरह से आप कांच को लेंगे वो भी ऐसा। लेकिन अगर आप लोहे को पीटेंगे तो वो इस तरह से निगरता नहीं है। तो लोहे में जो है भंगुरता की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ओके, तो ये कैसे होते हैं? ये भंगुर होते हैं, मतलब मारेंगे तो ये पूरी तरह से बिखर जाएंगे। कुछ हद तक ये चमकीले होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चमकीला होना ये किसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों? चमकीला होना ये धातुओं की प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे अधातुओं में भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा नहीं, यहाँ पे जो उपधातु होते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, सामान्य रूप से ठोस होते हैं। अब देखो ठोस ये प्रॉपर्टी किसकी है? ठोस होना ये प्रॉपर्टी किसकी है बताइए दोस्तों? तो ठोस होना ये जो प्रॉपर्टी ये तो हमारे पास मतलब कि धातुओं की है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये होते हैं। तो यहाँ हमने वही सेम चीज़ बताई ना, इसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए चालकता, आप सभी को यहाँ पे मालूम है चालकता मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर से कैरी करवाना या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाना। तो यहाँ पे क्या बोला है चालकता के अंदर, है ना, न्यूनतम से अधिकतम तक होती है। मतलब इसमें कुछ ऐसे भी मतलब एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर आप यहाँ पे जो है चालकता के गुण भी पाए जाते हैं और जो कुछ में उनके चालकता के गुण नहीं भी पाए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। यहाँ पे लिखा है इनके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की संरचना सेमीकंडक्टर की तरह होती है। देखो एक नया वर्ड है यहाँ पे, सेमीकंडक्टर। हालांकि आपके सिलेबस में ये वहाँ पे मेंशन है, मतलब कि फिजिक्स में मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा समझ लो। यहाँ पे देखो जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं कि इनके अंदर धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके, हम इसको डिटेल में समझेंगे जब हम आपका फिजिक्स इसके बाद वही मैं लेने वाला हूँ, तो डिटेल में समझेंगे। आई बात समझें? तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना होती है दोस्तों वो सेमीकंडक्टर्स की तरह होती है। अब जो मैंने ये पॉइंट में सारी चीज़ लिखी ना, आप इसको अपने नोट्स में ऐसे ही बनाना, क्योंकि एग्जाम में अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से इनको प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा। भाई आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि उपधातुओं के सामान्य गुण के बारे में जानकारी दीजिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह से 4-5 पॉइंट लिख देंगे, आपको पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 5 है उसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि रासायनिक रूप से ये जो है अधातुओं वाले गुण दिखाते हैं। तो देखिए भौतिक वाले जो गुण हमने देखा, तो यहाँ पे जो हमने भौतिक गुण देखा दोस्तों, भौतिक गुण, तो ये भौतिक रूप से तो धातुओं के जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे रासायनिक गुण देख रहे हैं इनके, तो ये इनके जो रासायनिक गुण वो अधातुओं की तरह है। आइए बस, तो ये हमने इस तरह से इन चीज़ों को देखा। ओके, सो आइए अगला जो स्लाइड उस पर चलते हैं और समझते हैं आगे की क्या बातें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे पहुँच चुके हैं, है ना। जो हमारा मेन जो टॉपिक था ये तो बस एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने देखा, और अब हमारा जो यहाँ पे जो न्यू टॉपिक होने वाला है दोस्तों, उसको यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। और उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे, आप जिनकी जैसा कि देख पा रहे हैं कि अधातुओं, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो अधातुओं के भौतिक गुण। तो जो आपके अधातुएं हैं उनके भौतिक गुण क्या है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इनके जो मतलब कि भौतिक गुण है उनको यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि सामान्य ताप पर जो अधातु होती है वो कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो सामान्य ताप अगर बोले तो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। तो 25 डिग्री सेल्सियस में ये कैसे, इसको रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं, इसको रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं।
तो इस वाले टेम्परेचर में जो आपकी जो मतलब कि अधातुएं होती हैं, है ना, वो ठोस भी होती हैं, गैस भी होती हैं और जो है द्रव्य फॉर्मेट में भी होते हैं। कैसे सर, इसको एक बार डिटेल में समझाओ। ओके, अभी समझा देते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आए तो आपको पता है कि ये जो मैंने कॉलम लिखा, ये होते हैं आपके क्या, अधातु। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन हमेशा जो सामान्य ताप पर ठोस रहता है। वहीं पर अगर आप जो है क्लोरीन की बात करें तो ये आपकी गैस के फॉर्म में रहता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसके अंदर सारे की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो ये हमने इन चीज़ों को यहाँ पे देख लिया। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पे तीनों अवस्था में पाई जाती है, हमने इन चीज़ों को देखा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ग्रेफाइट को छोड़कर, है ना, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो सिर्फ ये ग्रेफाइट ही है जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो ग्रेफाइट और कुछ नहीं, कार्बन ही है, मतलब कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन का ही एक क्या है, ये रूप है। आई बात समझ में? तो सिर्फ जो है ग्रेफाइट ही ऐसा है जो कि सुचालक होता है, बाकी सारे कुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा दोनों के। अब जो अगला पॉइंट हमारे पास, उसको समझते हैं। यहाँ बोला है कि अधातुएं भंगुर होते हैं। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया, भंगुर मारोगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा पूरी तरह से, और पीटने से टूट जाते हैं। तो भंगुर का मतलब तो यही होता है। ओके, अब चलिए अगला पॉइंट है उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये मतलब कि अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जो चमक वाली प्रॉपर्टी है वो किसकी है, वो तो मेटल की है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वही चमकते हैं, लोहा चमकता है ना। तो इस तरह से तो जो इनमें कोई चमक नहीं होती, बस किस में होती है, यानी कि ग्रेफाइट और आयोडीन, ये इससे क्या है दोस्तों, अफवाह है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ करके बाकी की किसी में भी यहाँ पे चमक नहीं होती है। आई बात समझ में आपको? आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पे है कि जो अधातु होते हैं, अधातु जो कठोर नहीं होती। तो ये तो क्योंकि हमें मालूम है कि हालांकि जो उपधातु होती हैं, जो उपधातु हमने वहाँ पे जो है देखी थी, उपधातुएं जो हमने वहाँ पे देखी थी, वे दोनों थी, वो जो है कठोर भी थी और जो है नरम भी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो अधातुएं हैं, अधातुएं जो हैं अभी हमने जो देखा, ये नरम ही होती हैं जनरली, ये कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, ये जो है कठोर नहीं होती इस तरह से। आई बात समझ में? केवल हीरा ही ऐसा है जो कि कठोरता, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे जो है यूनिवर्स, मतलब अपने अर्थ के अंदर सबसे जो टफेस्ट अभी तक का जो एलिमेंट खोजा गया है वो हीरा ही जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ओके, इनका गलनांक व जो है घनत्व दोनों कम होते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, इनका गलनांक व ये जो है गलनांक और जो है घनत्व। अभी देखो गलनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इस तरह से जो है घनत्व, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ों को इस तरह से समझा। अब मेरे ख्याल से ये पूरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ ही गई होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि धातुओं के रासायनिक गुण। अभी क्या देखा हमने दोस्तों, यहाँ पे पीछे आइए, हमने देखा इनके भौतिक गुण, ठीक है। अब रासायनिक गुण हमको यहाँ पे देखना है। ओके, सो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, है ना, इसलिए मैंने स्लाइड बना के छोड़ दी है। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि विद्युत ऋणिक प्रकृति, इनकी विद्युत मतलब ऋणात्मकता क्या प्रकृति है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो अधातुओं के जो बाह्यतम जो है कक्ष है, उसमें 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेकर स्वयं पर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। कैसे? देखो मैं आपको अगर बात करूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं फिर से। अब देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, ये आपका बोरॉन है, ये वाला जो अगर देखें तो ये क्या है दोस्तों, आपका बोरॉन। अगर जूम अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 हमारे पास लिखा हुआ। ओके, सो अगर उसको ध्यान से देखें, ओके, सो यहाँ पे जो बोरॉन है उसका 5 नंबर होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, 5। अब देखते हैं, इसको समझते हैं, देखो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए बोरॉन है, बोरॉन का होता है 5, ठीक है। तो 5 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 और 3, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 एलिमेंट होते हैं। अगर ये आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे आपका होता है न्यूक्लियर, इसके बाहर इस तरह से कई सारे कक्षाएं होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना। एस कक्षा है, एस पी डी एफ, इस तरह से अलग अलग इनकी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मान लो ये हमारे पास एक क्या है, इस तरह से न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्लस, इस तरह से अलग अलग हमारे पास यहाँ पे क्या दोस्तों क्या है, कक्षाएं। तो मान लीजिए एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक में से 2 एलिमेंट होते हैं, या एस जो है कक्षा में 2, फिर यहाँ पे इनकी कैपेसिटी 8 की होती है, तो मैंने यहाँ पे मान लो 8 बना दी, ठीक है। फिर बाकी इस तरह से 8, 18 इस तरह से बातें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे 6 हो गए, और ये 7 हो गया, और ये 8वां हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है।
अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मैंने मान लो बोरोन का एग्जांपल लिया, बोरोन में है तो 5, तो 5 में पहले 2 तो यहाँ आ गए, यहाँ और यहाँ 2 पहले आ गए। अब कितने बचे इसके बाद, 2 यहाँ चले गए, बचे 3, तो 3 यहाँ पे होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। अब ध्यान से समझना, मान लो इसके बाद 3 है, ये और ये मैंने मिटा दिया, और मैं फिर से मान लो इसको बना देता हूँ, 1 2 और ये 3, ठीक, आई बात समझ में। तो देखो इसके पास, लेकिन इसको चाहिए कितना, यहाँ पे 8 चाहिए, तो ये 3 है, तो ये क्या करेगा, 5 लेगा, 5 ले करके अपने को स्थायित्व जो है प्रदान करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, अगर कोई लेता है तो वो क्या होता है आपका, इस तरह से कर्ज होता है, अगर किसी लेते हैं तो आपके लिए वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसी तरह से सेम चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर आपको डेफिनेशन में बताई थी, है ना। मैं थोड़ा इसको और समझा देता हूँ कि इनकी, है ना, यहाँ पे देखेंगे इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अन्य इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपनी स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, है ना, स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इसी कारण या इसको इसी कारण ना लिखो, है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण इन पर विद्युत ऋणात्मकता, है ना, का गुण दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कहने मतलब क्या है कि मान लो कोई यहाँ पे मान लो बोरॉन है, तो बोरॉन जब इलेक्ट्रॉन ले लेते बोरॉन माइनस 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 इस तरह से हो गया, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये देखो ये नेगेटिव हो गया ना, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया। तो देखो अगर ये ऑक्सीजन की यहाँ पे जो है क्रिया कर लेंगे, है ना, तो इसको और अगर डिटेल में आपको लिखना है तो यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हैं, कोई फ्लोरीन था, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन गया, फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से कोई ऑक्सीजन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया किसी से, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 बार नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई नाइट्रोजन है, उसने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन गया बताइए, इलेक्ट्रॉन 3 बार नेगेटिव, आई बस समझ में इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह से। अब देखिए ऑक्सीजन से इसकी जो है क्रिया, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अगर ये किसी ऑक्सीजन से जो क्रिया, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया करी है, तो यहाँ पे क्या बनाया, CO2 बना दिया, है ना। तो कार्बन जो है डाइऑक्साइड यहाँ पे उन्होंने बना दिया, ठीक है। अब इस तरह से अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे सल्फर लिया, सल्फर भी ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, SO2, तो ये क्या है, ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन से यहाँ लिखेंगे कि ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है यानी कि क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ओके। अब जो अगला है हमारे पास हाइड्रोजन, तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन से क्रिया करके सहसंयोजक, है ना, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे, हाइड्राइड, यानी कि सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, है ना। कहने का मतलब है C+H4, यहाँ पे क्या बोले, CH4। तो देखिए ये क्या आपका मतलब कि मीथेन है, तो ये क्या बोलते हैं कि सहसंयोजक हाइड्राइड। अब देखो सहसंयोजक क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, अगर आप कार्बन को देखें इसके इस तरह से देखें, ओके, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और स्पेस नहीं थी शायद, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको देखें कार्बन, तो कार्बन कैसे 4 बॉन्ड हो गया ना, H यहाँ बना, H1 यहाँ लगा, H1 यहाँ, H1 यहाँ, तभी तो यहाँ पे H4 हुआ। तो ये जो बॉन्ड बने हैं ना, ये जो आपस में ये जो जुड़े हैं ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। इसमें कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा है, आई बस में इसको बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन से क्रिया करके यानी कि सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, आई बस समझ में। देखो अगर आपको समझ कम भी आ रहा है दोस्तों, तो देखो एग्जाम तो पास करना ही है, तो आप इसको याद कर सकते हो और एग्जाम पे लिख के आना है, आपको कोई पूछेगा तो है नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो है क्लोरीन से जो है यानी कि क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखिए क्लोरीन से क्रिया करके देखो हाइड्रोजन से, अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन से क्रिया करके उसने हाइड्राइड बनाया,
तो क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बना देगा, सिंपल सी बात है। तो क्लोरीन से जो क्लियर करके क्या बनाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड बनाते हैं, है ना। आई बस समझे। तो कैसे, तो देखो फास्फोरस है प्लस Cl है, तो ये बना PCl, PCl है ना 3, इसको बोलते हैं फास्फेट ट्राई क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फास्फेट ट्राई क्लोराइड, ठीक है। ओके, इस तरह से आगे बस है। अब देखो ऑक्साइड, अब यहाँ पे ऑक्साइडों का इनका व्यवहार क्या होता है, ठीक है। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, वो सामान्यतः अम्लीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं, है। ये जो है जल से जो है क्रिया यानी कि रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। तो ये इनके सामान्यतः कैसे होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक या अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति या फिर उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे ये कभी वैसा नहीं बोला गया है कि ये बेसिक होंगे, बेसिक होते ही नहीं, यानी कि क्षारीय नहीं होते हैं। ये क्या हमने यहाँ पे देखा, क्षारीय नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। ये आपके दिमाग की बत्ती से यहाँ पे जलनी चाहिए कि क्षारीय नहीं होते। तो कैसे, आप क्या बोल रहे हो सर, देखो सिंपल सी बात है। अगर आपने यहाँ पे SO2 ले लिया और प्लस H2O, अगर आप मतलब ऑक्साइड का बात करें तो ऑक्साइड तो पानी से बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, H2SO4। तो ये क्या है, ये आपका एसिड है ना, ये आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। तो हाइड्रो जो है क्लोरिक एसिड नहीं है, ये आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। ये आपका क्या है, अगर आप यहाँ पे लें तो ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सेम चीज़ है, अगर आप इसको पानी में घोलेंगे, अगर इसको, अब देखो यहाँ पे हमने ये लिया है ना, इसको हमने पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद इसने क्या दे दिया आपको, यहाँ पे ऑक्साइड दे दिया, और क्या दे दिया यहाँ पे, एसिड बना के दे दिया उसने। अधातुओं की धातुओं से अगर क्रिया कराई जाए, मतलब कि अगर अधातु को आप धातु से क्रिया करा देंगे, मान हमको क्या बताया कि जो हमारे पास जो कैल्शियम वो हमारे पास कैसा है, इस तरह से जो है धातु है, और अगर आपने इसको अधातु से यहाँ पर जो है क्रिया करा दी, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, इनके ऑक्साइड बनते हैं। तो क्या बनते हैं यहाँ पे, ऑक्साइड बनते हैं, इस तरह से। आई बात समझ में, चलो ठीक है। तो यहाँ तक आपने सारी बातों को समझ लिया होगा, है ना। इसके एग्जाम्पल और लिखना है तो मान लो आप यहाँ पे जो है सोडियम भी अगर लिखना चाहो, तो सोडियम को अगर आपने ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया, क्योंकि देखो ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, और सोडियम कैसा है, धातु है, इसका आप अगर यहाँ पे जो है क्रिया करो तो क्या बनेगा, Na2O। तो ये भी क्या है, ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, ये आपका सोडियम का ऑक्साइड है, और ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं यहाँ पे दोस्तों, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कम समझ में आता है तो उसको 1-2 बार लिखेंगे, तो आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जाकर कोई पूछ नहीं रहा आपसे, आपको लिख के ही तो आना है, ठीक है। यहाँ पे है कि धातुओं और अधातुओं के जो है गुणों की तुलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैंने आपके लिए कंप्लीट जो है टेबल बनाई हुई है, तो ये देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो धातुओं और अधातुओं के जो है गुणों की तुलना है, वो जो हम यहाँ पे जो है करेंगे, और इनके बेसिस क्या है। तो पहला जो इनका बेसिस है यहाँ पे जो है, मतलब कि देखूँ मैं अगर, ओके, सो यहाँ पे जो पहला इसका बेसिस है वो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे भौतिक गुण। और इसी तरह से भौतिक गुण के बाद अगर हम यहाँ पे आएंगे, दूसरे पॉइंट पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे रासायनिक गुण, ठीक है। पहले भौतिक गुण है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, रासायनिक गुण है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखेंगे, फिर इनका जो है घनत्व के आधार पर देखेंगे, फिर ऊष्मा एवं विद्युत के प्रति इनका व्यवहार कैसा वो देखेंगे, फिर इसी तरह से आघात वर्धनीयता को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है धात्विक चमक देखेंगे, फिर यहाँ पे एसिड से जो है क्रिया यहाँ पे देखेंगे, और ऑक्साइड की यहाँ पे क्या इनकी प्रकृति उसको देखेंगे, हाइड्रोजन के संग इनका क्या रिलेशन है या क्या क्रिया है, और यहाँ पे क्लोरीन के साथ इनका क्या रिलेशन है वो देखेंगे। देन ये अलग हमारा चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा यहाँ पे जो है पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, तो जो पहला यहाँ पे बोला है कि जो धातुएं हैं, ओके, तो ये जो धातुएं हैं और ये जो अधातुएं हैं, इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, तो हमको पता है कि इनके बाह्यतम, यहाँ पे लिखेंगे इनके बाह्यतम, इनके बाह्यतम कक्ष में, है ना, इनके बाह्यतम जो कक्ष में 1 2 3 है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाए
जाते हैं, ठीक है। और वहीं इनमें अगर आप देखोगे तो इनमें तो भाई, इनमें तो आपको पता है 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, और इसे 8 तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब बाह्यतम कक्ष में, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे? बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में। आई बात समझ? तो ये पहला पॉइंट हो गया। अगर हम यहाँ पे जो है घनत्व की बात करें तो हमें ये पता है कि ये जो है सामान्यतः, मतलब अगर देखें धातु में तो इनका मतलब कि जो है घनत्व उच्च ही रहेगा, है ना। तो इनका घनत्व, इनका जो है मतलब कि घनत्व उच्च ही रहता है, उच्च ही रहता है, ठीक है। इसको आप लिखो तो ऐसे लिख लो यहाँ पे जो है घनत्व, और जो है गलनांक भी लिख लो यहाँ पे, तो और अच्छे से इसको हम पढ़ पाएंगे। गलनांक, है ना। तो इनका घनत्व उच्च रहता है, और यहाँ पे लिखेंगे सामान्य ताप पर, है ना। ये ठोस ही रहते हैं, ये ठोस ही रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे इनका जो है घनत्व, एक पहला तो इनका जो है घनत्व वो क्या होता है, इनका जो है घनत्व पहले तो कम होता है, ये आपको पता होता है। और सामान्य ताप पर, ये हमने देखा था वहाँ पे कि सामान्य ताप पर ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस भी रहेंगे, ये गैस भी रहेंगे, और ये कई जगह जो है द्रव भी पाए जाएंगे। देखो ये मैंने पहले भी आपको समझाया था वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा एवं विद्युत के प्रति इनका व्यवहार कैसा, वो समझ लेते हैं। तो ये जो है, जो धातुएं हैं, ये ऊष्मा और प्लस विद्युत दोनों के सुचालक हैं, दोनों के सुचालक होते हैं, ठीक है। मान लो लोहा ले लो, लोहा में आप यहाँ पे मान लो ये लोहे की राड ले लो, यहाँ पे आप जो करंट छुआओगे तो यहाँ भी आ जाएगा करंट। बस इसमें एक अपवाद है, वो है लेड। तो जो इनके लेड जो होता है, पीबी जो होता है, वो ऊष्मा का सुचालक या फिर धातु का सुचालक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे, तो ये कुचालक ही होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये कुचालक ही होते हैं, ये कुचालक होते हैं। बस एक को छोड़ दिया जाए, कौन सा? मैंने पहले ही बताया था, ग्रेफाइट। अगर आप जो है ग्रेफाइट को छोड़ दें तो बाकी सारे कैसे होते हैं? कुचालक। ये जो ग्रेफाइट होते हैं, ये सुचालक होता है, ये बस सुचालक होता है, बाकी सारे के सारे कुचालक होते हैं, ठीक है। आई बस समझ आपको, यहाँ तक हमने इसमें देखा। आगे चलते हैं और अगला जो हमारे पास जो पॉइंट है उनको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या, आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है दोस्तों? आघात जो मतलब की वर्धनीयता का ये मतलब होता है, अगर आप उसको पीटोगे ना तो उसमें से आवाज़ आएगी और वो फैलेगा, ठीक है। तो ये जो धातुएं होती हैं, इनमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। देखो तन्यता का क्या होता है, जो भी धातु से आप तार बना सकते हो, मतलब इसको खींचोगे, मान लो ये एक कोई जो धातु, इसको पीट के आपने इसको ऐसा कुछ बना दिया, फिर इसको खींच के आप ऐसे पतले तार बना दोगे, जैसे लोहे की तार आती हैं, एल्युमिनियम की तार आती हैं, है ना। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर तो पाई जाती हैं। लेकिन वहीं आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आघात जो है वर्धनीयता नहीं होते हैं, बल्कि ये भंगुर होते हैं। ये क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, ठीक है। भंगुर ठीक से लिख देता हूँ, ये भंगुर होते हैं। और प्लस तन्यता नहीं होती है, तन्यता इनमें नहीं होती है, इनमें जो है तन्यता वो नहीं होती। आई बात समझ? देखिए जो है धात्विक चमक, तो इनमें तो ये जो है चमक होती है, इनमें चमक होती है, इनमें जो है चमक होती है, और इनमें चमक नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। तो ये हमने यहाँ पे जो देखा, ओके। सो इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं चीज़ में चमक होती है? तो सोने में एक अलग से जो है चमक होती है, चांदी, इसमें भी अच्छी से जो है चमक होते हैं, और इनमें तो चमक होती नहीं, तो क्या एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे इनके भौतिक जो है गुणों को देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे रासायनिक गुण। तो इनमें रासायनिक गुणों की जो तुलना कर लेते हैं, तो जब इनमें हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखें कि जब ये लोग एसिड से क्रिया करते हैं, एसिड से क्रिया, तो जब एसिड से जो है क्रिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, ठीक है। तो अगर ये एसिड से जो है क्रिया करते हैं कौन धातुएं, तो एसिड से एक जो है क्रिया करने के बाद H+ आयन देते हैं। H+ आयन ये क्या करते हैं? देते हैं। कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो दोस्तों यहाँ पे एसिड से जो है क्रिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई जो है धातु ले ली, मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया। सोडियम को अगर मैंने मान लो यहाँ पे HCl इस तरह से
HCl एक क्या एसिड है, इससे मैंने जो है क्रिया कराई तो मिलने क्या वाला है NaCl और प्लस H+ निकल जाएगा। ठीक है, तो H+ यहाँ पे जो निकल गया तो वही चीज़ मैंने लिखा है, H+ आयन देते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से अगर आप देखें एसिड से जो ये क्या था, ये एसिड है, ठीक है, और ये क्या है आपका जो है धातु है, ये आपका क्या है मतलब कि धातु। धातु जब यहाँ पे एसिड से क्रिया करते हैं तो देखिए यहाँ पे H+ आयन वो देते हैं। बट यहाँ पे जो अधातु हैं, ठीक है, तो जो अधातुएं हैं ये H+ आयन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये H+ आयन आपके नहीं दे पाएंगे, तो ये पे लिखेंगे नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? H+ आयन, H+ आयन ये नहीं देते हैं। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, देखें यहाँ पे कि जो ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, तो अगर धातु के संग में अगर ऑक्साइड की अगर आप यहाँ पे प्रकृति देखेंगे दोस्तों, तो ये होती है आपकी क्षारीय प्रकृति। यहाँ पे कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति। ठीक है, क्षारीय प्रकृति होती है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियस है इसका उल्टा, तो अम्लीय प्रकृति। ठीक है, या फिर ये उदासीन भी रहते हैं, उदासीन भी हो सकता है, या फिर इस तरह से अम्लीय प्रकृति। इसी को ध्यान रखें, यहाँ पे अम्लीय होगा, यहाँ पे क्षारीय होगा। ये अधातुएं हैं, आ से अम्लीय याद रखो, और जो है धातु से तो क्षारीय याद रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के संग अगर इनके हम जो है क्रिया करा दें तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के संग में क्रिया जो है करके कुछ बनता नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से जो है क्रिया ही नहीं करते, ये हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं, ये हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये हाइड्रोजन से जो क्रिया करते हैं, ये लोग जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके, हाइड्रोजन से जो है क्रिया करके सहसंयोजी है ना, हाइड्रोजन से क्रिया करके मतलब कि जो है संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। याद कीजिए, अभी हमने यहाँ पे देखा था, कैसे देखा था? देखो, अगर हाइड्रोजन से क्रिया आप जो है करा दो कार्बन की, तो ये क्या बनाता है? CH4 मीथेन बनाता है। मैंने बताया था आपको ये अभी पिछले वाले स्लाइड में। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ ये मैंने बताया था। तो वही चीज़ बोल रहा है, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। आगे वो समझ में, और यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। ओके, अब देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, ये है कि क्लोरीन से क्रिया करके। तो अगर आप देखेंगे तो जो धातुएं हैं वो क्लोरीन से क्रिया करती हैं और जो है विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं यहाँ पे? ये विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं इसको देखो एक बार। तो अगर आप यहाँ पे ले लोगे जो क्या होते हैं कि क्लोरीन की अगर बात कर लोगे तो Na और प्लस Cl, है ना, तो ये क्या NaCl बना लेगा। तो NaCl है तो नमक, लेकिन ये क्या है मतलब कि सहसंयोजी क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसमें अपना मतलब कि सोडियम ने भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? सहसंयोजी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर जो है देखोगे तो ये भी जो है ना, ये भी मतलब कि जो अधातुएं हैं ये भी जो है सहसंयोजी क्लोराइड ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कैसे? C+Cl4, तो ये क्या बनेगा? CCl4। तो ये भी क्या है? विद्युत संयोजी नहीं, मतलब कि सहसंयोजी इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान समझना, यहाँ पे हमने लिखा है, एक चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हमने? एकदम ध्यान समझेंगे। यहाँ पे हमने लिखा विद्युत संयोजी, और यहाँ पे क्या लिखा है? सहसंयोजी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर हम इनको क्लोराइड से क्रिया करा दें तो ये बनाएंगे सहसंयोजी धातुएं, और अधातुएं बनाएंगे यहाँ पे आपकी जो है सहसंयोजी। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट हमने यहाँ पे जो है धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, जितनी भी चीज़ें थी इनको हमने डिटेल में समझा। ओके, अब हमारा बहुत कुछ रह नहीं गया है केमिस्ट्री के अंदर। आने वाले टॉपिक में हम बहुत ही कम जो है सिलेबस हमारे यहाँ पे जो है बचा हुआ है, इसके बाद हम सीधा मतलब कि फिजिक्स के अंदर जंप करने वाले हैं। तो हमारे जो टॉपिक अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे टॉपिक को देखें तो टॉपिक अब ज़्यादा बचे नहीं है। क्यों? एक तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉलीमर का टॉपिक यहाँ पे जो है बचा हुआ है, पॉलीमर का टॉपिक कंप्लीट होते से ही हम सीधा जो है फिजिक्स में यहाँ पे जो है जंप कर जाएंगे।
तो इस तरह से आपका एक मतलब मेजर पोर्शन केमिस्ट्री वाला यहाँ पे जो कंप्लीट होगा। और फिजिक्स में भी कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। इसके बाद हम सीधा बायोलॉजी में जाएंगे और उसके बाद आगे का जो आपका पेपर है ना, उसको यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पेपर 4 का पार्ट 1 हम यहाँ पे जो है यानी कि कवर जो है कर चुके होंगे। उसके बाद पेपर 4 का ही पार्ट जो सेकंड है उसको भी हमको यहाँ पे देखना रहेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमारी पूरी प्लानिंग है। अब अगर ये हमारा प्रयास आपको पसंद आता है, ये अगर वीडियो आपको समझ में आती है, तो इस वाले जो है चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब करना है ना, आपको इसको सब्सक्राइब करना है, इस वाले वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर तो करना ही है, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर कीजिए। और इसी वाले चैनल में आपकी जो दर्शन की क्लासेस हैं वो देवेश सर ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत बहुत सालों का अनुभव है। ओके, तो उसका भी आप लाभ यहाँ पे उठा सकते हैं। हमारे जो है चैनल में जाइए, वो प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को जाके आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देवेश सर की कंप्लीट जो दर्शन की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी नोट के साथ मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे वाले वीडियो में।